हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म रामप्रसाद यूजीसी नेट में और हमारे दूसरे प्लेटफॉर्मों जैसे रामप्रसाद आईएएस और यूजीसी नेट से जुड़े अन्य व्यक्तियों का भी हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि हम स्टूडियो सेटअप की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और हम फिर मिलकर एक ऐसा टाइम फिक्स करेंगे जिस टाइम पे आप भी अच्छी तरीके से फ्री हो और हम भी फ्री, इससे लाइव इंटरेक्शन हो सके हमारे और आपके बीच। साथ ही जब आप कमेंट करें तो मैं उनका तुरंत रिप्लाई दे सकूं। और भी कई फायदे हैं लाइव इंटरेक्शन के, तो बस ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन का इंतजार करिए। हम आपके सामने फिर लाइव क्लासेस के माध्यम से बहुत ही शानदार कंटेंट के द्वारा आपकी सफलता में चार चांद लगाने के लिए हाजिर होते हैं। तब तक के लिए हम अपनी टैब से ही क्लास रन कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम पहले जो हमारा पैटर्न चलता है, यानी पहले वाली जो क्लास है उसके प्रश्नों का रिवीजन और आगे के प्रश्न। तो इससे पहले की जो क्लास हुई थी वो 21 क्लास थी जो मैंने लगा रखा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपने क्लास जरूर देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप इसका रिवीजन करें। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने रहा और प्रश्न नंबर 201 है। देखिए, हमने लगभग 210 प्रश्न खत्म कर लिए। ये भी एक अपनी आप में बड़ी उपलब्धि है। यानी आपने देखा होगा तो सब्जेक्ट के 150 प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में और 50 पेपर फर्स्ट के आते हैं, तो लगभग हमने कह सकते हैं कि 200 प्रश्न से ज्यादा कर लिए। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है। तो हमने देखा था कि इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन बी, राजनीतिक दल ने राज्य के विकास को प्रभावित नहीं किया है, ऑप्शन बी। इसके बाद हमने जो अगला प्रश्न पढ़ा था, प्रश्न नंबर 202, वो था कि राजनीतिक चेतना राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का एक कारक है या किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए, हमने इसका जो आंसर था वो ऑप्शन डी पढ़ा था, यानी विकासवादी सिद्धांत से राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत का कारक रिलेटेड था। इसके बाद जो हमने प्रश्न नंबर 203, निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति का जो सर्वमान्य सिद्धांत है कौन सा है। देखिए, दो प्रश्न बनते हैं, पहला है सर्वमान्य सिद्धांत और दूसरा है सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है। तो देखिए, सर्वप्रथम जो सिद्धांत था वो दैवी सिद्धांत आया था, और सर्वमान्य जो सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत, जिसे हम ऐतिहासिक भी कहते हैं, ऑप्शन डी विकासवादी या फिर ऐतिहासिक सिद्धांत। इसके बाद हमने प्रश्न नंबर 204 पढ़ा था, और ये प्रश्न था कि राज्य की उत्पत्ति का कौन सा जो सिद्धांत है वो काल्पनिक नहीं। तो हमने देखा था कि जो ऐतिहासिक सिद्धांत है, जैसे हम
विकासवादी सिद्धांत कहते हैं। यह काल्पनिक नहीं है और ये सिद्धांत बताता है कि राज्य का विकास पुनः पुनः छोटे छोटे कारणों से हुआ था। ऑप्शन सी। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, हेनरी मैन के द्वारा ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, पहला कथन है कि अरस्तु के अनुसार राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, और स्टेट आ रहे है कि अरस्तु के अनुसार राज्य एक नैसर्गिक संस्था है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही है। तो हमने देखा था कि दोनों ही स्टेटमेंट सही थे और आरेख की व्याख्या नहीं कर रहा था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है 207, वह कि निम्नलिखित में से राज्य के सावयवी सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादक कौन था? सावयवी। तो देखिए हमने देखा था कि इसका जो सिद्धांत का प्रतिपादक है वो प्लेटो थे, क्योंकि शुरुआत अगर देखोगे आप तो यूनान में सुकरात, उसके बाद फिर प्लेटो आते हैं। तो सुकरात के तो हमें कोई लिखित ज़्यादा किताबें मिलती नहीं, एक डायलॉग के माध्यम से मिलती हैं। इसके बाद जो थे वो प्लेटो थे। तो सावयवी फिर आंगिक, जिसे हम ऑर्गेनिक थ्योरी कहते हैं, उसके जो प्रतिपादक थे वो प्लेटो थे। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण राज्य के निर्माण में मार्क्सवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करता है? तो देखिए इसकी जो लक्षण है वो निजी संपत्ति के उन्मूलन की ये बात करता है। ठीक है। ऑप्शन। अगला है कि किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है? देखिए युद्ध की बात कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं शक्ति की बात कर रहा है। तो देखिए अगर शक्ति की बात कर रहा है तो फिर वो शक्ति सिद्धांत है। ठीक है। और कहता है कि राज्य की उत्पत्ति युद्ध स्थल में होती है। ऑप्शन बी। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का केंद्र बिंदु है कि राज्य, ये कहता है कि जो राज्य है वो एक मानवकृत संस्था है। यानी देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जिसमें हम हॉब्स, लॉक और रूसो को रखते हैं, और इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी और बताया था कि जो राज्य है वो एक मानवकृत संस्था है। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है। देखिए अब हम आज की क्लास देखते हैं, क्लास नंबर 22। हमारा जो चल रहा है वो राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। इसमें हम राज्य की उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं, दैवी सिद्धांत, संविदा सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत। ठीक है। और हमारी जो बुक है वो नागरिक शास्त्र की है, जो टीईटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी, डैट, एपी, केबीएस, एनवीएस, आरपीएससी, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, डी ट्रिपल एस बी और नेट, यूजीसी और सेट, जो राज्यों के स्टेट सेट होते हैं उनके लिए भी समान रूप से इक्वल इम्पोर्टेंट है। चलिए तो आज का जो अगला प्रश्न है 211, वह के निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवाद के व्यवहारिक प्रयोग में सर्वाधिक योगदान दिया? पहला है एंजल्स,
दूसरा है स्टालिन, तीसरा है लेनिन और चौथा है हैबरमास। और ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पीएससी में 2008 में पूछा हुआ है। चलिए आंसर दीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सी है, लेनिन। लेनिन ने ही एक वास्तविक क्रांति के रूप में, जैसे हम 1917 की जो क्रांति हुई सोवियत संघ में, उसके माध्यम से भारिक प्रयोग करके दिखाया था। तो देखिए सोवियत संघ के जो समाजवादी विचारक लेनिन को व्यवहारिक मार्क्सवादी कहा जाता है, क्योंकि उसने ही सर्वप्रथम सैद्धांतिक मार्क्सवाद को सोवियत संघ में व्यवहारिक आयाम दिया तथा 1917 में पूर्व सोवियत, जिसे हम आज रूस कहते हैं, उसका जो उत्तराधिकारी है साम्यवादी राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 212 कि राज्य की उत्पत्ति के साम्यवादी सिद्धांत से किसका नाम संबंधित? पहला कथन हॉब्स, दूसरा है लास्की, तीसरा है मैकाइवर, चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पीसीएस में 2008 में पूछा हुआ। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो हर्बर्ट स्पेंसर है। राज्य की साम्यवादी सिद्धांत से इनका नाम जुड़ा हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य की उत्पत्ति के साम्यवादी सिद्धांत से संबंधित है, जबकि हॉब्स, लॉक और जो रूसो है वो राज्य की उत्पत्ति के समझौतावादी सिद्धांत, जिसे हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहते हैं, उससे संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य एक प्राकृतिक एवं आवश्यक है, या फिर राज्य की प्रकृति साम्यवादी? चलिए बताइए। तो देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कहती है कि राज्य एक मानवकृत संस्था है, हमने पहले भी पढ़ा था। तो 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक संविदा सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य का मतलब होता है हेगेमन, प्रभुत्व, जिसे सीधी भाषा में प्रभुत्व कहते हैं। अगर आपने इस एक सेकंड सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में उदारवाद की सहमति है दैवी सिद्धांत से, शक्ति सिद्धांत से, स्वाभाविक उद्भव संबंध यूनानी सिद्धांत से, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से? चलिए बताइए। तो देखिए इसकी जो सहमति है वो डी, ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से राज्य की, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे वो लॉक हो चाहे वो हॉब्स हो, ये उदारवादी विचारक है। तो देखिए उदारवादी विचारक राज्य को एक ऐसी संस्था मानते हैं जिसे सब मनुष्यों और उनके समूहों ने मिलकर अपने हित और लाभ के लिए बनाया है। यह विचार राज्य के यांत्रिक सिद्धांत के साथ निकट से जुड़ा हुआ है। सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत राज्य की उदारवादी
संकल्पना के अनुरूप है। इसमें यह कल्पना की गई है कि राज्य का निर्माण सब मनुष्यों ने मिलकर सबके हित साधने के उद्देश्य से किया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत मुख्य रूप से प्रेरण करता है राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाने का। दूसरा है राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का। तीसरा है यथास्थिति का औचित्य स्थापित करने का। चौथा है क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाने का। देखिए प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस में द्वारा में पूछा हुआ है, तो आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का संविदा सिद्धांत। ऑप्शन बी जो सामाजिक संविदा सिद्धांत राजनीतिक दायित्व के आधार की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत शासक के दैवीय अधिकार को चुनौती देते हुए यह मान्यता प्रस्तुत की कि शासक की सत्ता का सही जो आधार है शासकों की सहमति यानी कॉन्सेंट है। जनसाधारण की इच्छा को राज्य की सत्ता का आधार मानकर इस सिद्धांत ने आधुनिक लोकतंत्र के लिए नींव तैयार। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः चाहता है पहला कि राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना, यथा स्थिति के औचित्य को बताना, राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक उद्गम की व्याख्या करना। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए राज डिग्री प्रवक्ता कॉलेज 13वां प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना सामाजिक समझौता सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है और राजनीतिक दायित्व के आधार को समझना चाहता है। हॉब्स, लॉक और रूसो जो कि सिद्धांत के प्रमुख विचारक हैं ने अपने अपने तर्क द्वारा नागरिकों के प्रति राज्य का और राज्य के प्रति नागरिकों के दायित्व का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है वो संबंधित नहीं है भय और स्वार्थ से, व्यक्ति की स्वतंत्रता से, सामान्य इच्छा से, सबकी इच्छा से। देखिए यूपीएससी जो यूपीपीसीएस है उसमें पूछा हुआ 2006 में बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सबकी इच्छा से। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता संबंधी जो सिद्धांत है से संबंधित सबकी इच्छा संबंधित नहीं तथा भय और स्वार्थ, सामान्य इच्छा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित कौन है। पहला है जैक्स, दूसरा है हेनरी मैन, तीसरा है मार्गन, चौथा है मैकलेना। देखिए ये भी 2008 में पीसीएस में पूछा हुआ है। चलिए बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी हेनरी मैन पितृसत्तात्मक सिद्धांत से संबंधित है। सर हेनरी मैन ने पैतृक सिद्धांत का सबसे प्रबल समर्थन किया है। उन्होंने
अपने इस सिद्धांत की जो पुष्टि है वो यूनानी भाषी, हिब्रू जाति, रोम वासियों तथा भारत में आर्यों के उदाहरण से की है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरुष ही परिवार का प्रमुख होता है था, जिसके पास दंडात्मक शक्ति होती थी। व्यभिचार कबीलों में होते हुए राजसत्ता पर लागू होता था, जिसमें पुरुषों द्वारा ही सर्वोच्च सत्ता का उपयोग होता था। जैक्स, मॉर्गन, मैकलानी आदि मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक। कौन है? एक तो जैक्स है, एक मॉर्गन है, एक मैकलोन, ये तीन मातृसत्तात्मक सिद्धांत के समर्थक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 219। यदि लेवियातन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है, यह किसका कथन है? पहला है सीबी मैकफर्सन, दूसरा है सी ही बाहन, तीसरा है अर्नेस्ट बाकर, चौथा है जॉर्ज एच सेवायन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रश्न पूछा। चलिए बताइए। तो इसका जो आंसर है वो सी बाहन है। तो सी ही बाहन अबोहन ने कहा है कि लेवियाथन इतिहास की कुंजी के रूप में व्यर्थ है तो राज्य के सिद्धांत के रूप में भी निष्फल है। नीच के अनुसार लेवियाथन केवल अतिमानवीय आकार का पुलिसमैन है, दबाव का यंत्र है, स्वतंत्र विकासोन्मुख सभ्यता की प्राप्ति का एक अपर्याप्त साधन नहीं। अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के विभव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं? पहला है प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, दूसरा है चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का प्रभाव, तीसरा है समष्टिवादी वैचारिक वातावरण जो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता थी, चौथा है शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा। 2003 में पूछा हुआ है, बताइए। तो देखिए इसका जो आंसर है वो डी है, शांति, सुरक्षा और एकता की जो इच्छा है उत्तरदायी कारक। तो देखिए आधुनिक युग में राष्ट्र और राज्य प्राय एकाकार हो गए हैं। राज्य की सीमाओं को राष्ट्रीय सीमाएं कहा जाता है, राज्य के हित को राष्ट्र हित कहा जाता है। वस्तुतः आधुनिक राज्य का विकास मानव सभ्यता के बहुत लंबे इतिहास की परिणति है। 15वीं और 16वीं शताब्दी से यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव में प्रादेशिक संप्रभुता का सिद्धांत, चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव और समष्टिवादी वैचारिक वातावरण आदि कारक उत्तरदायी रहे। ठीक है, तो आज के लिए देखिए हमने जो 10 प्रश्न थे वो अच्छी तरीके से कर लिए हैं। अब हम अगली क्लास में नए प्रश्न देखें। तब तक के लिए आप इसका रिवीजन करें और जो पीछे वाले वीडियो हैं उनका भी रिवीजन करें। अभी कुछ दिन पहले बाद में यूजीसी नेट का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है और आप बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जहाँ भी हो देखिए
इसकी जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे तुरंत अपलोड कर दूंगा, ठीक है। रोज हो भी जाती है, तो आप अगर क्लास नहीं देखना भी चाहते तो उसका भी बार बार रिवीजन कर सकते हैं। वो आपके लिए उस पर उपलब्ध रहती है, डाउनलोड कर लीजिए और बार बार रिवीजन कर लीजिए। या फिर जब भी देखिए, स्टडी में आपको और बता देता हूँ, जब भी आपका एग्जाम हो तो उससे 5 या 10 दिन पहले जो भी पीवाईक्यू है उन्हें भी आप देख जाना। इससे क्या होता है कि कई पीवाईक्यू, लगभग 70% पीवाईक्यू रिपीट होते हैं प्रश्न। यूजीसी नेट में तो मैं कहता हूँ कि 85% रिपीट होते हैं, बस 15% ही नहीं। इसमें से कम 10% जो करंट के हैं, 5% नए प्रश्न होते हैं। लेकिन अगर आप व्याख्या कर लेते हैं सही, तो ये मान के चलिए कि आपको जो 5% 5% जो नए होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहीं से। तो लगभग इस नोट में बस आपको पैटर्न देखना है कि पैटर्न किस तरीके का है, क्योंकि मुझे लगता है कि पढ़ने से ज़्यादा उसका पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आपने पैटर्न देख लिया तो फिर आप कर जाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आज हम इसे यहीं होल्ड करते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।